हेलो एवरीवन। सो इंडिया शेल्टर का Q4 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने इनका कवर किया था बट उस टाइम पे कॉन कॉल नहीं हुआ था कंपनी का। सो आज देखेंगे मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस है FY26 के लिए। एक इन्होंने मीडियम टर्म गाइडेंस भी शेयर किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है इंडिया शेल्टर की, बाकी सारे प्लेयर्स के साथ में भी इसका कंपेरिजन करेंगे एंड देखेंगे इंडिया शेल्टर कहाँ पे स्टैंड करता है। सो नंबर्स वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कंपनी के। 35% का लोन बुक का ग्रोथ आया कंपनी का पूरे FY25 के अंदर। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर हम देखें तो 266 ब्रांचेस है इस कंपनी की। इनका गाइडेंस रहता है कि 40 से 45 ब्रांचेस हमको ऐड करना है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एंड इस साल कंपनी ने 43 ब्रांचेस ऐड करे हैं। FY26 के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि अगेन फिर से 40 से 45 ब्रांचेस का टारगेट रहेगा। तो अगर आप उसका एक्सपेंशन रेट देखो सो अराउंड 15% का होता है। तो 15% से ब्रांच एक्सपेंशन होगा, प्लस जो रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने जो ब्रांचेस वगैरह ओपन किए हैं उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो वहां से ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखने का टारगेट है। प्रॉफिट इनका जो इस क्वार्टर में आया Q4 में, ये ऑल टाइम बेस्ट है। मतलब अभी तक का हिस्ट्री देखोगे आप इंडिया शेल्टर का, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 100 करोड़ का जो प्रॉफिट है एक किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में उसको क्रॉस किया। 108 करोड़ का पैट आया कंपनी का। एंड अगर हम ROE का नंबर भी देखें तो वो भी ऑल टाइम बेस्ट है। 16% का ROE इन्होंने क्रॉस किया है Q4 में। हमने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब अराउंड 13% का ROE होता था इनका। एंड वहां मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि यहां से हर एक क्वार्टर में ROE इंप्रूव होगा। अभी 16% क्रॉस हो चुका है। देन मीडियम टर्म गाइडेंस इन्होंने शेयर किया है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ FY2030 हमारा जो AUM है वो 30,000 करोड़ का हम प्लान कर रहे हैं। करंट AUM बेस कितना है? अराउंड 8100 करोड़। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 4 टाइम का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। और अगर मैं कैगर में कैलकुलेट करें तो 30% का ग्रोथ का कैगर का गाइडेंस है इनका। सो ऑफकोर्स ग्रोथ गाइडेंस काफी अच्छा है अगर हम 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। देन इनका जो डिस्बर्समेंट यील्ड है वो ऑलमोस्ट सेम है 14.9 15% के बीच में। बट कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड में इंप्रूवमेंट मिला है। 10 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट ऑफ फंड कंपनी का इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसीलिए इनके जो स्प्रेड हैं, जो मार्जिन है, वो भी इंप्रूव हुआ है। 6% का स्प्रेड का नंबर इनका क्रॉस हुआ है। एंड आई थिंक अगर हम इसको कंपेयर करें कोर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के साथ में, जिसमें आपका आवास, आधार, होम फर्स्ट, एप्टस, ये इन सारी कंपनीज के साथ में, तो प्रोबेबली इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट स्प्रेड के नंबर है इस कंपनी के। देन इंडिया शेल्टर का जो पोर्टफोलियो आप मिक्स देखोगे, मतलब ALM जिसको हम बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे था। बिकॉज इस कंपनी का 45% जो इन्होंने लोन दिया हुआ है वो फिक्स रेट पे दिया है, लेकिन उसकी जो फंडिंग है, मतलब जो इन्होंने सोर्सिंग करी है, वो वेरिएबल रेट के ऊपर करी है। तो इस वाली चीज को कंपनी ने इंप्रूव किया है। इस साल ये 45% से इंप्रूव होकर के 18% पे आ गया है। और मैनेजमेंट कह रहा है नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में इसको हम और इंप्रूव करेंगे। इसमें रिस्क क्या होता है कि कल को चल के अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो कंपनी का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन अपने कस्टमर को कंपनी वो पास ऑन नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो वाला जो पोर्टफोलियो है वो फिक्स रेट के ऊपर है। इसीलिए कंपनी ने उसको 45% से 18% किया इस फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में कंपनी कह रही है कि इसको हम और इंप्रूव करेंगे। देन एसेट क्वालिटी तो कंपनी का कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है। चाहे हम DPD का नंबर देखें, ग्रॉस NPA का नंबर देखें, सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट भी आप देखोगे इस कंपनी का इस क्वार्टर में सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का था। इनका गाइडेंस होता है 40 से 50 बेसिस पॉइंट का, लेकिन इस क्वार्टर में गाइडेंस से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट आया है। और इनका जो ओपेक्स टू AUM का जो नंबर है वो तो ऑलरेडी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो ही रहा है, बिकॉज वहीं से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है इंडिया शेल्टर को, SBFC फाइनेंस को। दोनों का ओपेक्स टू AUM का नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है। AUM का ग्रोथ काफी अच्छा है और बॉटम लाइन में उससे भी ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। देन कर्नाटका में जो वो ई खाता का इशू है, दो बेसिकली इशू चल रहे हैं कर्नाटका में। एक तो वो जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, जिसकी वजह से काफी लेंडर्स को कलेक्शन का प्रॉब्लम आया। दूसरा ई खाता का इशू चल रहा है। ई खाता में जो कर्नाटका के बैंगलोर की जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसको आपको ई पोर्टल पे गवर्नमेंट के रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। अब इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बीच में पोर्टल भी एक बार क्रैश हो गया था। सो होम फर्स्ट को भी थोड़ा सा लोन बुक में प्रॉब्लम आया। इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे तो कर्नाटका का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। आई थिंक 20-30 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है उसमें। मैनेजमेंट कह रहा है ये हमने डेलिबरेटली किया है, बिकॉज वो ई खाता वाला प्रॉब्लम चल रहा है, तो इतने पेस पे डिसबर्समेंट वहां नहीं कर पा रहे अभी हम। लेकिन कंपनी के ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इनका जो ये मॉडल है, ये जो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है 15 स्टेट्स और यूटीज के अंदर जो इन्होंने ब्रांचेस वगैरह ओपन करे इनिशियली, तो ये इनको हेल्प करता है कि अगर किसी भी एक दो पर्टिकुलर स्टेट में कुछ ऐसा एक्सटर्नल प्रॉब्लम आता है या फिर एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आता है, जैसे एक दो क्वार्टर पहले हमने देखा MP में प्रॉब्लम आया।
इनके जो सीनियर पर्सन जो थे, सीनियर एम्प्लॉयज जो थे, वो सडनली दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद भी इनके एसेट क्वालिटी पे या ग्रोथ पे हमको कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? बिकॉज प्रेजेंस इन्होंने इतनी वाइड रखी है कि अगर एक दो स्टेट में कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो कंपनी जो है वो दूसरे स्टेट पे फोकस करना स्टार्ट कर देती है ग्रोथ को लेकर के। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि बस थोड़ा सा ये ई खाता का इशू देखने को मिला है, अदरवाइज कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा कर्नाटका में। तमिलनाडु में भी ऑर्डिनेंस पास हुआ है एंड अभी तक हमने जितने भी लेंडर्स के कॉन कॉल डिस्कस किए हैं सब ने बहुत पॉजिटिव इस पे अभी तक अपना कमेंट्री दिया है। किसी ने भी इनफैक्ट बहुत सारे लेंडर्स ने ये भी बोला कि हमारे कलेक्शन ऑफिसर्स को भी ग्राउंड लेवल पे पता नहीं है कि ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ है तमिलनाडु में। बिकॉज कर्नाटका में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उससे पहले ग्राउंड पे काफी ज्यादा नॉइज था, मीडिया न्यूज का काफी ज्यादा कवरेज था, पॉलिटिकल प्रेशर था, एक तरीके से वहां पे भी डिस्कशन हुआ था, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पास किया गया था। तमिलनाडु में जस्ट ऑन अ प्रिकॉशनरी साइड वहां की गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है, लेकिन कोई नेगेटिव इंपैक्ट अभी तक इसका कलेक्शन पे किसी भी लेंडर को देखने को नहीं मिला है। देन इनका एयूएम पर ब्रांच अगर आप देखोगे Q4 में पर्टिकुलरली वो काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। सो क्या कंपनी टायर 1 सिटी के अंदर ग्रो कर रही है? मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो ब्रांच एक्सपेंशन का जो स्ट्रेटेजी रहता है 40 से 45 ब्रांचेस का, जनरली हर फाइनेंशियल ईयर में हम Q3 और Q4 में ज्यादा ब्रांचेस ओपन करते हैं, लेकिन FY25 में हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। इस बार हमने Q1 में सबसे ज्यादा ब्रांचेस ओपन करे थे, तो जो ब्रांच हमने Q1 में ओपन किए Q2 Q3 तक उसकी हायरिंग हो गई और Q4 में उसका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, बिकॉज उन एम्प्लॉयज का ऑलरेडी वहां पे बेस बन चुका था, उन्होंने खुद से सोर्सिंग करनी स्टार्ट कर दी, लीड जनरेशन स्टार्ट कर दिया। तो Q4 में हमको इसकी वजह से अच्छा नंबर देखने को मिला है एयूएम पर ब्रांच में। अदरवाइज फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वही टायर 2 टायर 3 सिटी के अंदर ही हमारा मेन फोकस है। मेट्रो सिटी में अभी कोई कंपनी का इंटेंशन नहीं है वहां पे ब्रांचेस वगैरह ओपन करने का। लेकिन FY26 के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि ये सेम स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पे हमारा ब्रांच एक्सपेंशन का स्ट्रेटेजी थोड़ा डिफरेंट होगा, बट ऑफकोर्स अभी उसको रिवील नहीं किया है, आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी उस पर डिस्कशन करेगी। देन अगर आप कंप्लायंस देखोगे आरबीआई का तो उसके अकॉर्डिंग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का 60% जो बुक है वो होम लोन होना चाहिए मिनिमम। इनका जो लोन बुक आप देखोगे तो 57% होम लोन है, 43% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। बट मैनेजमेंट कह रहा है कि ये ओवरऑल बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप ऑन बुक हमारा देखोगे ऑन बैलेंस शीट तो हमारा 67% जो बुक है वो होम लोन है, 43% जो है वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। बिकॉज ये कंपनी असाइनमेंट भी करती है, डायरेक्ट असाइनमेंट जिसको बोलते हैं कि लेंडर जो है वो ओरिजिनेट खुद करता है बट आगे चल के बैंक्स को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को या दूसरी एनबीएफसी को वो सेल करते हैं। तो इनका जो डायरेक्ट असाइनमेंट रहता है वो प्योरली आपका लोन अगेंस्ट पोर्टफोलियो के अंदर होता है। इसीलिए कंपनी कह रही है कि अगर आप हमारा ओन बुक देखोगे तो बिल्कुल कंप्लायंस के अकॉर्डिंग है। प्लस ओवरऑल लेवल पे भी मैनेजमेंट कह रहा है आगे चल के होम लोन का जो पार्ट है वो 61% हो जाएगा, उसका ग्रोथ थोड़ा सा फास्ट होगा। लोन बुक लैप वाला जो पोर्टफोलियो है वो सेम पेस पे ग्रो करता रहेगा, लेकिन इसको डी ग्रो नहीं करेगी मैनेजमेंट, बिकॉज इस वाले बुक से इनको यील्ड काफी अच्छा मिलता है। जो हम देखते हैं इनका 6% या उससे ज्यादा का स्प्रेड है, उसका मेन रीजन ही यही है कि इस कंपनी का लैप का पोर्टफोलियो अराउंड 40% है। प्लस उसके साथ में कंपनी टायर 3-4 सिटीज के अंदर है, तो उसकी वजह से भी यील्ड काफी अच्छे मिलते हैं कंपनी को। देन इनका स्टेट वाइज अगर आप देखोगे जैसे साउथ में अभी 3-4 स्टेट्स में कंपनी एक्सपैंड कर रही है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये एक्सपेंशन प्लान कंटिन्यू रहेगा, मतलब ग्रोथ का गाइडेंस हमारा सेम है 30 से 35% का, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक फोकस नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पर्टिकुलरली हम साउथ में कोई नंबर टारगेट कर रहे हो कि इतना एयूएम हमको साउथ से जनरेट करना है या इतना एयूएम हमको नॉर्थ से जनरेट करना है, ऐसा कोई फोकस नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है फोकस बस ये है कि ब्रांच वाइज जो भी हम नए ब्रांचेस ओपन करेंगे वो टायर 3-4 सिटीज के अंदर होगा। अदरवाइज जो भी जिस भी मार्केट में हमको अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेगी वहां पे हम ग्रो करना प्रेफर करेंगे। कोई ऐसा फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे ही फोकस करना है। हाँ, राजस्थान का जैसे आप अभी देखोगे इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, 30 से 31% जो लोन बुक है वो राजस्थान से आता है। आई थिंक कुछ टाइम पहले तक ये 40% से ज्यादा था। तो मैनेजमेंट कह रहा है डायरेक्शनली जरूर आगे चल के आपको 4-5 ईयर्स में दिखेगा कि राजस्थान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 25% तक आ जाएगा। बट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक स्टेट के अंदर हम बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ग्रो करेंगे। देन इनका जो एसेट क्वालिटी का नंबर है जो अभी हमने डिस्कस किया वो एक्चुअली में मैनेजमेंट कह रहा है इससे भी बेटर लेवल है हमारे एसेट क्वालिटी का, बिकॉज स्टेज 2 में जो इस कंपनी के एसेट्स है उसमें बहुत बड़ा पार्ट रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो का है, जो कोविड में काफी सारे लेंडर्स ने रीस्ट्रक्चर किया था अपने बोरोवर्स के लोन को। सो वो वाला एसेट इन्होंने स्टेज 2 के अंदर रखा है। बेसिकली स्टेज 1 स्टेज 2 क्या होता है,
स्टेज वन में आपके वो एसेट आते हैं जहां जहां पे कस्टमर बिल्कुल टाइम पे पेमेंट कर रहा है, कोई डिफॉल्ट रेट नहीं है, और उस पे जो प्रोविजनिंग है वो भी बहुत कम रखता है लेंडर्स। तो स्टेज वन वो हो गया। स्टेज टू में आपके वो एसेट हो गए जहां पे थोड़ा बहुत डिफॉल्ट हुआ है या फिर ईएमआई पे करने में एक दो बार वो जो बोरोअर है वो डिले हुआ है और आपको थोड़ा सा रिस्क लग रहा है उस कस्टमर पे, तो उन एसेट्स को आप स्टेज टू के अंदर रखते हो। और ऑफ कोर्स उसमें जो प्रोविजन है वो भी स्टेज वन से ज्यादा होता है। स्टेज थ्री तो मतलब आपका प्योर एनपी हो गया और उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो इस कंपनी का जो स्टेज टू में एसेट है उसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो टाइम पे रीपे कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट कह रहा है जस्ट ऑन अ प्रिकॉशनरी साइड हमने उनको स्टेज टू में मेंशन किया हुआ है। देन ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली आवाज के कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया था कि अभी जो इनका प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो जैसे इसका 25% है, आवाज का अराउंड 32-33% है। सो क्या चांस है कि आगे चल के जैसे एयूएम का साइज ग्रो होगा तो आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो और बढ़ सकता है या फिर क्रेडिट कॉस्ट ओवरऑल और बढ़ सकता है? तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो पीसीआर जो हमारा फ्रेमवर्क है वो काफी काफी कंजर्वेटिव है, काफी उसको कंजर्वेटिव तरीके से हमने बिल्ड किया हुआ है। बिकॉज आप अगर हमारा लास्ट 10-15 ईयर्स का एलजीडी देखोगे, एलजीडी का मतलब क्या हो गया, लॉस गिवन डिफॉल्ट। मतलब कि एक जो लेंडर है उसने कितना टोटल लोन जो है वो लॉस हुआ है उसका, मतलब वो अमाउंट उसको रिकवर नहीं हुआ है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो इंडिया शेल्टर का अगर आप एलजीडी देखोगे लास्ट 10-15 ईयर्स का, सो ये 10-12% के रेंज में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर लास्ट 10 ईयर्स में 100 करोड़ का लोन दिया है तो उसमें से सिर्फ 10 से 12 करोड़ जो लोन है वो कंपनी को रिकवर नहीं हुआ है, बाकी पूरा 88% जो है वो कंपनी रिकवर कर लेती है। तो ये बहुत कम है और इसी के बेसिस पे कंपनी ने 25% का पीसीआर रखा है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उससे 2 टाइम्स ज्यादा इन्होंने प्रोविजनिंग करके रखी है। सो मैनेजमेंट कह रहा है अगर आगे चल के ये जो एलजीडी का नंबर है हमारा ये इंक्रीज होता है, लेट्स सपोज 15% जाता है, तब स्कोप है कि हम हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो बढ़ाएंगे, कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। अदरवाइज जो अभी हम फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं वो यही है, 30 से 35% का लोन बुक का ग्रोथ, 40 से 50 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट और पीसीआर हमारा 25% पे रहेगा। सो ये इनका गाइडेंस है। देन टिकट साइज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैनेजमेंट का कहना है कि ये इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आप कुछ साल पहले तक देखोगे तो 6 to 7 लाख का हमारा एवरेज टिकट साइज होता था, आज ये बढ़ करके 10 लाख हो गया। अगेन नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर ये 14-15 लाख तक जा सकता है। लेकिन जो यूनिवर्स है हमारा वो यही रहेगा, 5 से 30 लाख का हमारा टिकट साइज का यूनिवर्स रहेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर ही हम फोकस करते रहेंगे। हाँ, जस्ट इन केस अगर कोई नया प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी आता है हमारे पास और उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हुआ तब उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, अदरवाइज जो कोर फोकस है वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के ऊपर ही रहेगा। देन फी इनकम वगैरह ऑफ कोर्स इनका बढ़ रहा है बिकॉज इनको कॉर्पोरेट एजेंसी मिला है, तो कंपनी इंश्योरेंस वगैरह के प्रोडक्ट को अभी क्रॉस सेल कर पा रही है। आरओए और आरओई का कैसा ट्रेजेक्ट्री रहेगा, तो करंट आरओए अगर आप कंपनी का देखोगे तो 5.6% है, लेकिन इनका लेवरेज अभी 2.9 है। तो मैनेजमेंट कह रहा है हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट कुछ टाइम में लेवरेज हम 4x तक लेके जाएंगे। तो लेवरेज बढ़ेगा, नेचुरली आरओए कम होगा, आरओए अराउंड 4.5% तक आ जाएगा, लेकिन आरओई बढ़ेगा। अभी आरओई इनका 16.3% है। मैनेजमेंट कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका डायरेक्शन अपवर्ड ही रहेगा, यानी आरओई यहां से और इंप्रूव होता जाएगा जैसे जैसे कंपनी का लेवरेज इंप्रूव होगा। देन एक दो पॉइंट और है, लाइक अगर आप इनका कंपटीशन इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, जो हमने अगेन बजाज हाउसिंग और आवास वगैरह में डिस्कस किया था, उन्होंने बोला था मार्च के मंथ में स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिला था, कंपटीशन थोड़ा वहां से ज्यादा आया था। इनकी मैनेजमेंट बिल्कुल डिनाई कर रही है, इनका कहना है कि कंपटीशन हमारे मार्केट में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। इसका एक रीजन ये है कि इनका बिजनेस मॉडल भी काफी डिफरेंट है। लाइक आप इंडिया शेल्टर को देखोगे तो ये टायर 3, 4, 5 सिटीज के अंदर ज्यादा प्रेजेंट है और मैनेजमेंट का कहना है कि ये वाला जो मॉडल है ये हाई ओपेक्स मॉडल है। लाइक यहाँ पे अगर हमारे जो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक बजाज हाउसिंग हो गया या आपके बड़े प्राइवेट बैंक्स हो गए, उनको अगर इस मार्केट में एंटर करना है तो उनको थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस ओपन करने पड़ेंगे। तो हाई ओपेक्स मॉडल है ये, बिकॉज ये कंपनी का जो सोर्सिंग है वो इन हाउस सोर्सिंग होता है, मतलब ये बिल्डर्स वगैरह के ऊपर, कनेक्टर्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारा इन हाउस सोर्सिंग है। तो ऑपरेशन कॉस्ट कंपनी की ज्यादा है, इसीलिए आप देखोगे इंडिया शेल्टर का जो ओपेक्स टू एयूएम का नंबर है वो भी आवास, होम फर्स्ट, इन सबसे काफी ज्यादा है, बिकॉज थोड़ा सा हाई ओपेक्स मॉडल पे काम करती है कंपनी। लेकिन इसीलिए इनका बीटी आउट रेट भी काफी कम होता है, बैलेंस ट्रांसफर का रिस्क कम होता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में,
और ईल्ड भी इनके बेटर होते हैं, क्योंकि उस सेगमेंट के अंदर, उस मार्केट के अंदर ज्यादा प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से कंपनी कह रही है कि हमारे मार्केट में अगर उन प्लेयर्स को एंटर करना पड़ेगा, करते हैं वो कल को चल के, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो जो ईल्ड चार्ज करते हैं वो आपका 11, 12, 13% के रेंज में रहता है, प्लस जो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट है वो ज्यादा उनको लगेगा, तो उनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकता है। सो इसलिए मैनेजमेंट कह रहा है हमारे मार्केट में ऐसा सीरियस कंपटीशन डेंसिटी देखने को नहीं मिला है। देन लेवरेज पे मैनेजमेंट का कहना है कि जो मैक्सिमम हमारे पास स्कोप है वो हम 9x तक लेके जा सकते हैं अपने टोटल लेवरेज को, लेकिन जो बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो अप टू 5x लेवरेज पे कंफर्टेबल हैं। तो अभी हमारा जो लेवरेज है वो 2.9 है। जैसे ये 4 क्रॉस करेगा हम फंड रेजिंग का प्लान करेंगे एंड 5x होते होते हम फंड रेज कर लेंगे। तो उसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक एटलीस्ट मैनेजमेंट कोई फंड रेजिंग का प्लान नहीं कर रहा है, यानी तब तक आरओई का जो ट्रेजेक्ट्री है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो ये ओवरऑल गाइडेंस है। लास्ट एक पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कंपनी का एट्रिशन रेट के ऊपर, सो इनका जो एनपी में इशू हुआ था वो काफी हद तक अब रिजॉल्व हो चुका है। इन्होंने ईसॉप का जो यूनिवर्स होता है उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया है। काफी सारे मिड लेवल के जो मैनेजमेंट हैं उनको भी ईसॉप इशू किया है कंपनी ने। एट्रिशन रेट इंप्रूव जरूर हुआ है, बट मैनेजमेंट कह रहा है अभी हम सेटिस्फाइड नहीं है। सो आगे बोर्ड का डिस्कशन चल रहा है कि इस यूनिवर्स को और इंक्रीज किया जाए ताकि एट्रिशन लेवल जो है हमारा वो आगे चल के और इंप्रूव हो। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल था इंडिया शेल्टर का। एंड आई मीन अगर आप सारे पैरामीटर्स देखोगे तो सब पे काफी पॉजिटिव कमेंट्री है। लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस ऑलमोस्ट मेंटेन रखा है इन्होंने, 30 से 35% का ग्रोथ का गाइडेंस है। एसेट क्वालिटी बिल्कुल सेम है, 40 से 50 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। देन कंपनी का अगर हम आरओई का बात करें तो उसमें भी अपवर्ड का डायरेक्शन दिया है मैनेजमेंट ने। और ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें तो 40 से 45 ब्रांचेस कंपनी एक्सपैंड करने को देख रही है। एक और चीज अगर आप देखोगे तो इनका जो स्प्रेड है वो और इंप्रूव हो सकता है, बिकॉज अभी इनका 10 बेसिस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हुआ है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर और रेट कट होता है आरबीआई की तरफ से तो मिनिमम 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हमको और आएगा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। तो जो स्प्रेड का नंबर है वो यहां से और इंप्रूव हो सकता है, यानी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होने का चांस है। अब इसको आप कंपेयर करो बाकी सारे प्लेयर्स के साथ में जो भी हमने हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर डिस्कस किए हैं। लाइक बजाज को देखो तो वो 20-25% का ग्रोथ टारगेट कर रहा है। आवास, आधार, उनका भी सेम ग्रोथ का गाइडेंस है 20 से 25% का, लेकिन बजाज का प्राइस टू बुक बहुत हाई है, 5 से ज्यादा का प्राइस टू बुक है। आधार, आवास का जो प्राइस टू बुक है वो 3.2 3.5 के बीच में है, बट उनके स्प्रेड काफी कम है। देन आप होम फर्स्ट और एप्टस को देखोगे तो 25 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस है। एप्टस का गाइडेंस तो एक्चुअली अच्छा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन अभी तक देखने को नहीं मिला है कंसिस्टेंटली। वो कंपनी कभी 30% गाइडेंस तो देती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी 25, 27, 24 इस तरीके का रहता है। सो एग्जीक्यूशन देखना उसका पड़ेगा। बाकी आरओई अच्छा है एप्टस का, लेकिन इन सारे प्लेयर्स का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो या तो इंडिया शेल्टर के लेवल पे है या फिर इससे भी हायर लेवल पे वो ट्रेड कर रहे हैं। लाइक एप्टस को आप देखोगे तो 4 का प्राइस टू बुक है। होम फर्स्ट का पहले ज्यादा था लेकिन फंड रेजिंग के बाद कम हो गया, बट उसका आरओई भी कम हो गया। 70% क्रॉस किया था इस क्वार्टर में उन्होंने, लेकिन अब उसका आरओई जो है वो अराउंड 15-16% के बीच में है। सो इंडिया शेल्टर को अगर हम हर एक पैरामीटर पे कंपेयर करें, चाहे एयूएम का ग्रोथ हो, गाइडेंस 30-35% है, एग्जीक्यूशन 35% है, आरओई भी इस कंपनी का यहाँ से और इंप्रूव भी होता रहेगा। तो आई मीन उन कुछ कंपनीज में आता है इंडिया शेल्टर करंटली जिसके अगर हम 10 पैरामीटर्स देख रहे हैं तो शायद 10 के 10 बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आई थिंक किसी ने कमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा था, काफी वैलिड क्वेश्चन था, कि जनरली हम Q3 और Q4 से देख रहे हैं मोस्टली जो बिजनेसेस हैं या तो उनका गाइडेंस कम हो रहा है, या फिर अगर गाइडेंस सेम है ग्रोथ का तो कंपनीज जो है वो मार्जिन के ऊपर प्रेशर फेस कर रही है, और आगे चल के उनका गाइडेंस है कि मार्जिन पे प्रेशर रहेगा बिकॉज इन्फ्लेशन का थोड़ा सा प्रेशर है और आपका कंपटीशन डेंसिटी बढ़ गया है इन सारे रीजंस की वजह से। सो बहुत कम ऐसे बिजनेसेस दिखेंगे आपको जो या तो ग्रोथ गाइडेंस को और इंक्रीज कर रहे हैं या फिर ग्रोथ गाइडेंस को सेम रखते हुए मार्जिन में इंप्रूवमेंट का गाइडेंस है। तो इंडिया शेल्टर अगेन उस कैटेगरी में भी फॉल करता है, क्योंकि ग्रोथ का गाइडेंस सेम है 35% का, और स्प्रेड में और इंप्रूवमेंट का स्कोप है अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का और इंप्रूव होता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो वही पॉइंट है, प्राइस टू बुक भी अभी 3.4 3.5 के बीच में है। हालांकि थोड़ा बहुत रीरेटिंग देखा है हमने, लेकिन स्टिल यहां से भी बहुत बड़ा स्कोप है इसके स्टॉक में रीरेटिंग का। बट ये है कि ये सारी चीजें कंटिन्यू रहे आने वाले क्वार्टर्स में, एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहे कंपनी का, और वही सारी चीजें हमको ट्रैक करनी है। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।